आपको क्वेश्चन दिया गया है, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में यानी किसका संचय हो जाता है। तो पीलिया रोग है वो किसके कारण होता है, जब लीवर में जो बिलिरुबिन होता है, एक पीले कलर का पिगमेंट होता है, तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग होता है। तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है पीलिया रोग होने पर, लीवर यानी यकृत प्रभावित होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो किसकी मात्रा बढ़ने के कारण, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग को जॉन्डिस रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है वो सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है। तो रक्त मेनली 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। ए में भी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो टोटल कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए, 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए। तो सर्वग्राही पूछा है, तो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही कहलाता है। और ए बी में भी आपको पूछा जाए कि ए बी प्लस होगा या ए बी नेगेटिव होगा, तो ए बी पॉजिटिव होता है वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही। तो आपको ज्यादातर तो ए बी मिलता है, तो अगर ए बी नहीं मिले तो ए बी पॉजिटिव है, ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है। और ओ ब्लड ग्रुप वाला को क्या बोलते हैं, सर्वदाता, यानी ये सभी को दे सकते हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप वाला सभी से ले सकता है। तो ए बी ओ में भी पूछे कि सर्वदाता कौन सा होता है, ओ नेगेटिव होता है। ओ नेगेटिव या ओ आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो आपको सार्वभौमिक ग्राही पूछा गया था, तो ए बी पॉजिटिव इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम क्या है। जो सिनकोना पौधा होता है उसकी छाल से प्राप्त की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुनेन बोलते हैं, जो मलेरिया की दवा के रूप में काम में ली जाती है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और मच्छर के काटने पर होता है। और मच्छर कौन सा, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने पर कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया के उपचार में सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त जो कुनेन दवा होती है उसको काम में लिया जाता है। यह एक प्रकार का एल्केलॉइड होता है। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। बैंकिंग उद्योग में ईस्ट या इसी को क्या बोलते हैं, खमीर, खमीर इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा बैंकिंग उद्योग के अलावा जो शराब बनाते हैं, तो शराब उद्योग में भी किसको काम में लिया जाता है, ईस्ट को काम में लिया जाता है। तो बी आपका आंसर होगा। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह क्या है, यानी लिथियम और मैग्नीशियम है, इनके बीच कौन सी समानता पाई जाती है। समान आयनिक विभव होता है इनका, उच्च विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं, इनके आयनन के आवेश में समानता होती है, या इनके हाइड्रोक्साइडों की अघुलनशीलता होती है। तो जो लिथियम और मैग्नीशियम होते हैं उनमें समान आयनिक विभव होता है, इसके कारण ये एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये लिथियम और मैग्नीशियम है, दोनों ही धातुएं होती हैं और इनका विद्युत ऋणात्मकता जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसका मान भी समान होता है। अगला क्वेश्चन है, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं। पुनेट वर्ग है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो पुनेट वर्ग में जो आपने मेंडल के जो नियम दिए थे, मेंडल ने बताए थे, जो पौधों पर प्रयोग किया था, तो इसमें जो सारणी दर्शाई जाती है, इस सारणी को क्या बोलते हैं, पुनेट वर्ग बोलते हैं। यानी पुनेट वर्ग क्या है, एक तालिका है जिसमें जो जीनोटाइप होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीनोटाइप, फिनोटाइप, तो जीनोटाइप है उनके बीच में जो आनुवंशिक क्रॉस है उनको संभावित परिणाम है वो दिए जाते हैं। तो ये सारणी ये क्या कहलाती है, पुनेट वर्ग कहलाती है। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। तो डी आपका आंसर होगा। निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ एपच के निदान में काम आती हैं। यानी भोजन, आपने भोजन खाया तो भोजन है उसमें पेट में जलन होने लगती है खाना खाने के बाद, तो वो किसके कारण होती है, एसिड के कारण होती है। तो उस एसिडिटी को, अम्लता को दूर करने के लिए जो भोजन है वो ठीक तरह से पचा नहीं, इसके लिए किसको काम में लिया जाता है, तो पट्टे अम्ल या एंटा एसिड को काम में लिया जाता है। एंटा एसिड के रूप में आप किसको काम में ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
इसको भी एंटी एसिड के रूप में काम में लिया जाता है पेट की अम्लता दूर करने के लिए। तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी आंसर हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप है? वो जियोडेसिक गुंबद के जैसा स्वरूप होता है। यानी कार्बन के मेनली 3 अपरूप हैं। कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो इनमें गुंबद के आकार का कौन सा होता है? तो गुंबद के आकार का है वो फुलरिन अपरूप है, वो होता है। आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो C60 कार्बन है, इसमें सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो ये C60 फुलरिन की स्ट्रक्चर है। इसकी संरचना बक्कीबोल के समान होने के कारण इसे बकमिनिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा? फुलरिन आंसर होगा। सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कैसी होती है? यानी ज्यादा होगी या कम होगी? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो WBC होती हैं उनकी संख्या RBC की तुलना में कम होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। जो WBC होती है उनकी संख्या कम होती है और RBC की ज्यादा। इनके रेशियो की बात करें, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इनका रेशियो 600:1 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। RBC और WBC का रेशियो 600:1 होता है। प्रति माइक्रोलीटर रक्त होता है, उसमें RBC की संख्या की बात करें, RBC की संख्या वो 4 से 6 मिलियन तक होती है और WBC की संख्या प्रति माइक्रोलीटर ब्लड है उसमें 5 से 10,000 होती है। तो बहुत ज्यादा होती है इनकी संख्या WBC की तुलना में। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है? जो विपरीत लक्षण होते हैं उनके जोड़े में जो कोड करने वाली जीन होती है उसी को क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। तो एलील आपका आंसर होगा। एलील के अलावा इसे एलीलोमॉर्फ भी कहा जाता है। जब किसी द्रव्य को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण है वो ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किसमें किया जाता है? तो जब आपने सुना होगा जब मक्खन निकालते हैं तो कौन सी विधि काम में ली जाती है? अपकेंद्रण विधि। तो यही इसमें पूछ रहा है कि जब किसी द्रव्य को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण जो भारी कण है वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। तो वो कौन सी विधि कहलाती है? अपकेंद्रण विधि कहलाती है। जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें जो कपड़े धुलते हैं वो धुलते हैं वो किस सिद्धांत का पालन करता है? अपकेंद्रण सिद्धांत का पालन करता है। तो ये आपका आंसर होगा। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। जो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो पादप प्लवक से होता है। तो ये आपका आंसर होगा। जो पादप प्लवक होते हैं वो होते क्या हैं? जो जल की सतह है उस पर पाए जाने वाले सूक्ष्म पौधे होते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये जल की सतह हो गई और सतह के ऊपर ये आपको जो पौधे दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, इनको क्या बोलते हैं? पादप प्लवक बोलते हैं। जैसे शैवाल है, तो ये शैवाल किसका एग्जाम्पल है? पादप प्लवक का एग्जाम्पल है। तो ये खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ हो रही है? पादप प्लवक से प्रारंभ हो रही है। और जो तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है उसका संख्या का पिरामिड आपको पूछा जाए तो संख्या का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। तो ये आपको संख्या का पिरामिड दिखाई दिया है और ये कैसा होता है? सीधा होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? एल्यूमिनियम Al, Be, MO, मोलिब्डेनम या ग्रे एसन। तो जो ग्रे एसन है ये क्या करता है? अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। तो सी आपका आंसर होगा। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली जो किरणें होती हैं उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है किरणें उत्तल लेंस में, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है सर्वदाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था उसमें सर्वग्राही पूछा गया था। तो सर्वदाता कौन सा होता है? अभी हमने बात की थी। तो ओ ब्लड ग्रुप है, ये सर्वदाता कहलाता है। और ओ में भी आपको ओ नहीं मिले तो ओ नेगेटिव है, वो सर्वदाता कहलाता है। और AB या AB पॉजिटिव है, ये सर्वग्राही कहलाता है। किसी वस्तु का आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। कौन से दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपन कितना जरूरी होता है? यानी जो कैटलिस्ट काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है? तो हेबर विधि के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? अमोनिया का निर्माण किया जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया का निर्माण करते हैं।
तो ये अमोनिया का निर्माण हो गया। ये विधि क्या कहलाती है? हेबर विधि कहलाती है। तो इस हेबर विधि में जो कैटेलिस्ट काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है? आयरन होता है। अगर आपको आयरन का ही पता था तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए? 450 डिग्री सेल्सियस। और जो उद्दीपक या जो कैटेलिस्ट है वो कौन सा काम में लिया जाता है? आयरन काम में लिया जाता है। तो ये आपका आंसर होगा। दृष्टि दोष, कौन सा दृष्टि दोष है? दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है जब, यानी दृष्टि वैषम्य दोष है वो कब उत्पन्न होता है? तो जो कॉर्निया होता है उसकी आकृति है वो गोलीय नहीं होती है, अनियमित आकृति हो जाती है, तब कौन सा दोष होता है? दृष्टि वैषम्य दोष होता है। तो कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं रहती तो दृष्टि वैषम्य दोष होता है। तो इस दोष के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस इस दोष के निवारण के लिए काम में लिया जाता है। अगर आपको पूछे कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं तो अवतल लेंस काम में लेते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है इनमें से? तो कोयले 4 प्रकार के हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो 4 हो गए, ए, बी, एल, पी। तो इनमें सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? इनका जो क्रम है इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं। एंथ्रेसाइट है वो सबसे अच्छी श्रेणी का कोयला होता है, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। जो पीट कोयला है ये सबसे घटिया क्वालिटी का होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको उत्तम श्रेणी का पूछा है तो एंथ्रेसाइट आपका आंसर होगा। क्वाशियोर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा गया है। जो क्वाशियोर रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। तो क्वाशियोर एक रोग होता है मेरेस्मस रोग, मेरेस्मस रोग। ये भी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। तो दोनों ही प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। जो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग होता है इसमें जो तरल पदार्थ है वो शरीर में जमा होने लगता है और पेट है वो फूल जाता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसका पेट फूला हुआ। तो ये किस रोग के कारण होता है? क्वाशियोर रोग के कारण होता है। और ये छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, लगभग 5 साल तक के बच्चों को। तो आपको ऑप्शन में कितना दे रखा है? 1 से 4 वर्ष दे रखा है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा। और जो मेरेस्मस रोग होता है उसमें जो प्रोटीन में पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी के कारण शरीर है वो सूखकर दुबला हो जाता है, यानी आंतड़ी दिखबा लग जा। तो वो कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस रोग होता है। तो आपको पूछा गया था क्वाशियोर रोग कितने वर्ष के बच्चों में? 1 से 4 वर्ष के बच्चों में। तो भी आपका आंसर होगा।